कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। एक स्पेशल हल्दी धमाका तो हो गया। इस वक्त अधीरा और अधिवीर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। सनाया ये सब देखकर गुस्से से अवंतिका से बोली, ये देखो, ये लड़की फिर से यहाँ पर आ गई और अधिवीर कैसे उसे घूर रहा है। कम से कम मेरी शादी तो हो जाने दे, उसके बाद इस लड़की को जो करना है करे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अभी अपने अधिवीर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती। अवंतिका ने उसे संभालते हुए कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस लड़की को तो मैं संभालूंगी। ये कहकर वो डायरेक्ट अधीरा की तरफ बढ़ गई। अधीरा ने जब अवंतिका आते को देखा तो वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, हेलो आंटी। लेकिन दूसरे ही पल अवंतिका ने सरकास्टिक होकर कहा, मुझे नहीं पता था कि दानिश ओबरॉय की बेटी इतनी ज्यादा बेशर्म है कि कहीं भी मुंह उठाकर चली आएगी। ये सुनकर अधीरा ने गुस्से के साथ कहा, मेरे डैड की परवरिश पर बार बार सवाल उठाने का बहुत शौक है ना आपको। अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, क्या करूं बेटा, तुम कहीं भी चली आती हो, इसलिए कहना पड़ता है। मुझे लगता है कि दानिश ओबरॉय ने तुम्हें ढंग से परवरिश नहीं थी और ना ही मेरी हमशक्ल ने दी है। अधीरा ने दांत पीसते हुए कहा, पहली बात तो आप मेरी मॉम की हमशक्ल है। वो आप ही थी जिसने मेरी मॉम की शक्ल अपनाई थी, वो भी मेरे डैडी को फंसाने के लिए। आपको याद है या मैं अच्छे से याद दिलाऊं? ये सुनते ही अवंतिका के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो दूसरे ही पल गुस्से से बोली, देखो, तुम पुरानी बातें यहाँ नहीं कर सकती। अधीरा ने स्माइल के साथ कहा, तो शुरुआत तो आप ही ने की थी और जब आप शुरुआत करेंगे तो खत्म करने का फर्ज मेरा बनता है। और जहाँ बात है यहाँ मुंह उठाकर आने की, तो आप अपने बेटे से पूछिए कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ये सुनकर अवंतिका ने गुस्से से अब अधिवीर की तरफ देखकर कहा, अधिवीर ये सब क्या है? ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? अधिवीर ने इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ कहा, मैंने अपने कंपनी स्टाफ को भी इनवाइट किया था और ये मेरी कंपनी में काम करती है, इसलिए यहाँ पर आई है। ये सुनकर सनाया ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, ओह अच्छा, तो ये मैटर है। मुझे लगा कि कहीं तुमने इसे अलग से तो इनवाइट नहीं किया है। तभी अधीरा ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें, मुझे स्पेशली आपके होने वाले पति ने इनवाइट किया है। और बताऊं किस तरह से इनवाइट किया है? ये सुनते ही सनाया की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन दूसरे ही पल अधिवीर ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अधीरा ने मुंह बनाकर कहा, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? क्या आप भूल गए आपने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था? आपने बार बार मेरे यहाँ आने की जिद की थी, और तो और आपने मेरे घर पर भी इनविटेशन दिया है, खासकर मेरे डैडी, मॉम और अपनी बहन को भी बुलाया है। तो फिक्र मत कीजिए, वो सभी आने ही वाले हैं और आपकी शादी सबसे अलग होने वाली है, जिसे कभी सपने में भी नहीं सोचा गया होगा। ये सुनकर अधिवीर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम कहना क्या चाहती हो और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अधीरा अपने दांत दिखाकर बोली, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आपने अपनी हल्दी पर फोकस ना करके मेरी तरफ फोकस किया तो आपकी माँ और आपकी होने वाली बीवी की जान निकल जाएगी। अवंतिका और सनाया गुस्से से अधीरा को देखने लगी। तभी सनाया अधिवीर को अपने पास बिठाते हुए बोली, अधिवीर आज हमारी हल्दी है ना, तो चलो हम दोनों एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। ये कहकर उसने अधिवीर को हल्दी लगाई, पर अधिवीर अभी भी अधीरा को ही घूर रहा था। अधीरा ने अधिवीर को इग्नोर कर दिया। तभी बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई देने लगी। सभी की नज़र बाहर की तरफ चली गई। सृष्टि और रेयान कार से बाहर निकले। उन दोनों को देखकर अवंतिका का मुंह बन गया, तो वहीं सृष्टि ने हिचकिचाते हुए कहा, रेयान पता नहीं क्यों पर बहुत घबराहट हो रही है। रेयान ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, और वैसे भी वहां अधिवीर है और अधिवीर के सामने राघवन ग्रोवर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, तो तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर सृष्टि ने अपना सर हिलाया और वो अंदर की तरफ बढ़ी।
जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसके कान में आवाज गई, क्या बात है? मेरी मिस्ट्रेस तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। राघवन की इस आवाज को सुनते ही सृष्टि के हाथ कांपने लगे और उसने कसकर रेयान को पकड़ लिया। रेयान दूसरे ही पल दांत पीसकर बोला, भाई आपने खुद मुझे यहाँ इनविटेशन दिया था और अगर अब आपने गलती से भी मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघवन जो येलो कुर्ते में रेडी होकर अभी अंदर आया ही था, वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ मुझे अच्छे से पता है और मैं तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसकी तारीफ कर रहा हूँ। सृष्टि ने राघवन से नजर भी नहीं मिलाई और वो बस चुपचाप अधिवीर की तरफ बढ़ गई। तभी दूसरे ही पल और भी कई सारी काज आकर रुकने लगी। राघवन तिरछी स्माइल के साथ गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में कार से दानिश और अंतरा बाहर निकले। दानिश की गोद में बनी इस वक्त बैठा हुआ था। उसने येलो कलर का छोटा सा कुर्ता पहन रखा था जिसमें डायमंड लगे हुए थे और वो काफी क्यूट लग रहा था। पर उसके मुंह में इस वक्त एक छोटा सा लॉलीपॉप था जिसे खाने में वो काफी ज्यादा फोकस्ड था। दानिश ब्लैक आउटफिट में था, लेकिन अंतरा ने एक येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर खामोश एक्सप्रेशंस थे और वो दानिश के साथ अंदर की तरफ बढ़ी। दूसरी कार से दक्ष और नाज बाहर निकले। नाज ने एक सिल्क की लाइट येलो साड़ी पहन रखी थी। उसने अपने बालों को पूरा खोल रखा था और चेहरे पर हल्का मेकअप था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो धीरे से दक्ष से बोली, दक्ष पता नहीं क्यों पर दिल बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस हल्दी फंक्शन में कुछ तो होने वाला है। दक्ष ने गहरी सांस लिया और उसके हाथ को टाइटली पकड़कर कहा, हाँ क्योंकि इस फंक्शन में तुम्हारा वो सो कॉल्ड बाप जो मौजूद है और उसके साथ मेरे भी डैडी है और खुद मैं भी हूँ और तुम्हारा वो सौतेला भाई भी है जिसने मेरी बहन को धोखा दिया और अब किसी और से शादी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है धमाका तो होगा ही। इसी के साथ वो दोनों की सीधे अंदर की तरफ बढ़ गए। इधर दानिश अंतरा के साथ गेट पर पहुंचा तो राघवन ने मुस्कुरा कर कहा, स्वागत है। दानिश तिरछी स्माइल के साथ बोला, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम मेरे स्वागत के लिए यहाँ नहीं आओगे, पर दानिश ओबरॉय का नाम ही काफी है लोगों को रोड पर लाने के लिए। इसके जवाब में राघवन चिढ़ते हुए बोला, मैं रोड पर नहीं खड़ा हूँ, बल्कि अपने गेट पर खड़ा हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आने वाले गेस्ट को अटेंड करूँ। इसके बाद वो अंतरा की तरफ देखकर अजीब सी स्माइल के साथ बोला, वैसे क्या बात है, तुम्हारी उम्र तो बढ़ने के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे घटती जा रही है। बुढ़ापा तो जैसे तुम पर आ ही नहीं रहा है। दिन पर दिन जवान होते जा रही हो। लगता है तुम्हारा पति तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। अंतरा ये सुनकर नफरत से बोली, तुम जैसे बदतमीज इंसान को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। लेकिन तभी दानिश ने अपनी सर्द आवाज में कहा, उसका बुढ़ापा आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी मौत जरूर आ जाएगी। अब अगर मेरी बीवी को ऐसी गंदी नजरों से देखा तो तुम्हारे बेटे के हल्दी का फंक्शन बाद में होगा, पहले यहाँ गोलियां चलेगी। ये सुनकर राघवन की आंखें छोटी हो गई। तभी अंतरा ने जल्दी से घबराकर कहा, दानिश शांत हो जाए। क्यों आप ऐसे इंसान की बातों पर ध्यान दे रहे हैं? ये जानबूझकर आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसे पता है ये मुझे बोलेगा तो आप जरूर चिढ़ जाएंगे। प्लीज दानिश छोड़िए। दानिश ने बिना कुछ कहे उसके हाथ को पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ गया। राघवन उसे घूरने लगा और बोला, इस उम्र में भी अपनी बीवी के लिए इस तरह पागल है, शायद मरने के बाद भी पागल ही रहेगा। तभी दक्ष ने कहा, एग्जैक्टली मिस्टर राघवन, मेरे डैडी मरने के बाद भी मेरी मॉम से इसी तरह पागलपन का प्यार करेंगे। पर आप सोचिए, आपने तो लाइफ में किसी से ढंग से प्यार किया ही नहीं और प्यार किया तो ऐसा किया कि हर एक औरत को ही प्रेग्नेंट कर दिया। आधी से ज्यादा दुनिया में आबादी तो आपके ही बच्चों की वजह से बढ़ गई है। ये सुनते ही राघवन ने दांत पीसते हुए कहा, देखो दक्ष, तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। तभी नाज ने दक्ष के हाथ को पकड़कर कहा, दक्ष तुम भूल रहे हो, मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए प्लीज ऐसी बात मत बोलो जो मुझ पर आए। दक्ष ने अपनी भौहें आपस में चढ़ा ली और बोला,
तो ये इंसान मेरी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? नाज ने गुस्से के साथ कहा, दक्ष, ये इनकी कोई नई आदत नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि ये जानबूझकर मॉम की ऐसी तारीफ करते हैं जिससे कि डैड भड़क जाए और ये ऐसा ही करना चाहते हैं। लेकिन हम इन्हें मौका नहीं देंगे। राघवन ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, जब से उस ओबरॉय खानदान में गई हो, बिल्कुल उन्हीं के रंग ढंग में ढल चुकी हो। मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम कभी मेरी बेटी थी। नाज ने नफरत के साथ कहा, और मैं कभी आपकी बेटी बनना भी नहीं चाहती। मेरे मॉम डैड वहाँ खड़े हैं, जिन्हें असलियत में मैं अपना मॉम डैड समझती हूँ। ये कहकर वो दक्ष के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। तो वहीं राघवन गुस्से से रेयान और सृष्टि को देखने लगा, जिनके पास अब नाज गई। नाज रेयान के सीने से लगकर बोली, डैडी, आई रियली मिस यू। रेयान ने प्यार से कहा, आई मिस यू टू बेटा। तभी रेयान ने अपना हाथ बनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपने नानू के पास आओ। बनी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, बनी अभी लॉलीपॉप खा रहा है। ये सुनकर रेयान अपनी आंखें छोटी करके बोला, मेरी गोद में भी आकर खा सकते हो। बनी ने अपना छोटा सा सर जोर जोर से ना में हिलाकर कहा, नहीं, बनी दानिश की गोद में रहकर ही खाएगा। तभी रेयान अंतरा को घूर कर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि इसने मेरे नाती को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है? अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, अब मुझे बीच में मत लेकर आओ। मैं नहीं जानती कि इसे इन्होंने बिगाड़ा है या नहीं, क्योंकि ये खुद भी कभी कभी ऐसी बातें बोलता है जिससे हम सब शौक हो जाते हैं। नाज ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सच में बहुत शैतान होता जा रहा है। ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि खुद डैड भी परेशान हो जाते हैं। ये सुनकर सृष्टि ने भी हंस कर कहा, शायद ये बहुत ही ज्यादा शैतान निकलेगा। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। पर तभी पीछे से आवाज आई, जब इसका दादा ही शैतान है तो पोता तो शैतान निकलेगा ही। खून खून का असर होता है। राघवन की आवाज से सभी की स्माइल गायब हो गई। लेकिन दानिश तिरछी स्माइल के साथ बोला, ये कम्प्लीमेंट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं शैतान ही हूँ और मैं अपने पोते को भी शैतान बनाऊंगा, जिससे कि वो तुम जैसे कुत्तों का शिकार कर सके। ये सुनते ही राघवन गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, देखो, तुम मेरे घर में आकर मुझे ऐसे कुत्ता नहीं बोल सकते। तो दानिश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुत्ते की जगह बिल्ली बोलूंगा? तुम्हें अपना जेंडर पता भी है या नहीं, या फिर तुम जब देखो तब अपना जेंडर बदलते रहते हो? ये सुनते ही गुस्से के साथ राघवन ने कहा, देखो दानिश, तुम ज्यादा बकवास मत करो। तुम यहाँ मेरे बेटे की हल्दी के फंक्शन में आए हो, तुम्हें मेरी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। इसके जवाब में दानिश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, इज्जत इज्जतदार लोगों की होती है। राघवन आगे कुछ बोलने वाला था, तभी बनी, जो काफी देर से लॉलीपॉप अपने मुंह में डाले हुए था, उसने झटके के साथ उस लॉलीपॉप को पूरा का पूरा राघवन के खुले हुए मुंह में डाल दिया। राघवन की बोलती एकदम से बंद हो गई। सभी आंखें फाड़े उसे ही देखने लगे और दानिश के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। नाज धीरे से हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ऐसे ही शैतानियां करता है। राघवन गुस्से से बोला, शैतान बच्चे, मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे दादा ने ही सिखाया है। बनी अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर बोला, मुझे दूसरा लॉलीपॉप दो नानू। राघवन अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या जरूरत थी मेरे मुंह में लॉलीपॉप को डालने की? लेकिन वापस से बनी ने क्यूटली कहा, नानू दो ना दूसरा लॉलीपॉप। ये सुनकर आखिर में राघवन ने कहा, ओके फाइन, जब तक छोटे हो तभी तक तुम्हारे नखरे उठा रहा हूँ, बड़े होने के बाद मैं तुमसे भी दुश्मनी रखूंगा। ये कहकर वो गुस्से से दूसरी तरफ बढ़ गया। तो वहीं नाज ने स्माइल के साथ कहा, कुछ भी हो, पर मुझे पहले लगता था कि डैड जब मेरे बनी से मिलेंगे तो उसे नुकसान पहुंचाएंगे या फिर उसे तकलीफ देंगे, लेकिन बनी ने उन्हें ऐसा सुधारा कि वो उससे 10 कदम की दूरी पर ही रहते हैं। अंतरा ने भी हंस कर कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर तभी राघवन ने बनी की तरफ लॉलीपॉप बढ़ाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा लॉलीपॉप, और अब दोबारा जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में मेरे मुंह में लॉलीपॉप मत डाल देना।
तुम्हारी वजह से मैं अपने डायलॉग भूल जाता हूँ। बनी वापस से लॉलीपॉप खाने लगा, लेकिन तभी वहां पर आवाज आई, शायद तुम अपने मामू को काफी ज्यादा भूलते जा रहे हो। अधिवीर की आवाज से बनी ने टुकुर टुकुर अधिवीर को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत अधिवीर की गोद में चला गया और उसके सीने से लिपट गया। नाज ये देखकर मुस्कुरा दी, पर दक्ष ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा पूरी तरह से तुम्हें भूल जाए। अधिवीर जो बनी को देख मुस्कुरा रहा था, ये सुनकर एक पल के लिए रुका, लेकिन दूसरे ही पल हल्की स्माइल के साथ बोला, तुम्हारे कहने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दक्ष ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, लेकिन तुम जैसा इंसान ऐसे रिश्ते डिजर्व नहीं करता। ये कहकर वो बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। इधर अधिवीर कुछ भी नहीं बोला, वो बस खामोश था। तभी अवंतिका वहां पर आते हुए बोली, एक बार शादी हो जाए, मेरा बेटा खुद हमें एक छोटा सा बिल्कुल बनी की तरह पोता दे देगा, फिर हमें बनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर नाज उसे गुस्से से देखने लगी, तो अंतरा ने कहा, मिस अवंतिका, जरूरत के लिए बच्चे पैदा नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक खुशी होती है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम कभी रिश्ते में रही नहीं हो। अवंतिका गुस्से से बोली, हाँ, मैं रिश्ते में कभी नहीं रही हूँ, और वो भी तुम्हारे पति की वजह से। इसलिए मुझे कुछ कहने से पहले अपने पति को देख लो। अंतरा ने प्यार से कहा, अपने पति को तो मैं दिन रात देखती हूँ, और जितना देखती हूँ मुझे ये उतने ही हैंडसम लगते हैं। बस हाँ, कोई दूसरी मेरी जैसी शक्ल की गंदी औरत मेरे पति को ना देख ले, इस बात का डर मुझे दिन रात रहता है। ये सुनते ही अवंतिका गुस्से से लाल हो गई, और फिर तभी अधिवीर ने अवंतिका के हाथ को पकड़कर कहा, मॉम, इस टॉपिक जाने दीजिए। अवंतिका हैरान होकर बोली, अधिवीर, वो औरत तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर रही है और तुम मुझे रोक रहे हो। अधिवीर ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मेरा हल्दी फंक्शन है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे अच्छा लगा, एंजॉय कीजिए और शादी में भी जरूर आइएगा। ये कहकर वो बनी को लेकर दूसरी तरफ बढ़ गया। इधर अधीरा एक लड़के से बात कर रही थी और उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा ये डिजाइनिंग आइडिया बेस्ट लगा, मैं इसे नेक्स्ट टाइम जरूर अप्लाई करूंगी। वो लड़का भी हंसने लगा, पर तभी किसी ने पीछे से कहा, तुम स्टेबल नहीं रह सकती, जब देखो तब एक नए लड़के के साथ मुझे दिखाई देती हो, आखिर तुम इतनी ज्यादा गिरी हुई कैसे हो सकती हो। ये सुनते ही अधीरा की स्माइल गायब हो गई। वो गुस्से से पीछे मुड़ी और दांत पीस कर बोली, अधिवीर ग्रोवर, तुम अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? लगता है तुम्हारी नज़र हर वक्त मेरे ऊपर ही रहती है, तभी तो मैं तुम्हें हर वक्त दिखाई दे जाती हूँ, वरना तुम्हारा आज हल्दी का फंक्शन है, अपनी होने वाली बीवी के साथ होने के बजाय तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। ये कहकर वो गुस्से से बनी को देखते हुए बोली, और तुम चुपचाप मेरे पास आओ। तो बनी तुतलाते हुए क्यूटली बोला, नहीं बुई, बनी मामू पाछ रहेगा। ये सुनकर अधीरा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी बुई के पास आने से मना कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो गेम खेलती हूँ। ये सुनकर बनी की आंखें बड़ी हो गई, पर दूसरे ही पल अधिवीर ने कहा, और मैं तुम्हें वीडियो गेम गिफ्ट करता हूँ, क्या तुम भूल गए? ये सुनकर फिर से बनी अधिवीर के सीने से लिपट गया। अधीरा ने चिढ़कर कहा, देखो अधिवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे मेरे बनी को वापस दो। ये कहकर वो आगे बढ़ी, पर दूसरे ही पल अधिवीर ने उसे कमर से पकड़कर डायरेक्ट अपने करीब खींच लिया और अधीरा एकदम से उसकी बाहों में आ गई। वो एकटक उसे देखने लगी। अधिवीर नीचे झुका और धीरे से उसके गालों को अपने गालों से रब करते हुए बोला, चेहरे पर हर वक्त गुस्सा रखना ठीक नहीं है, आज हमारी हल्दी है, थोड़ा सा मुस्कुराओ। इसी के साथ उसने उसे छोड़ दिया और दूसरी तरफ बढ़ गया। इधर अधीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था और वो दूसरे ही पल मुंह बनाकर बोली, हमारी हल्दी से इसका क्या मतलब था? तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारे चेहरे पर हल्दी किसने लगाई? ये सुनते ही अधीरा एकदम से शॉक हो गई हो और दूसरे ही पल उसने अपने चेहरे को टच किया।
वो जोर से चिल्लाए, अधिवीर के बच्चे तुम्हें तो मैं